हाँ जी। जय जिनेन्द्र। गाइस, हमारा लीगल एप्टीट्यूड चल रहा है और ये लीगल एप्टीट्यूड की हमारी 21st क्लास है और कंपनी लॉ की हमारी ये 6th क्लास है। राइट। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि हम सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दीप ज्ञान क्लासेस। नोट्स के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट ज्वाइन करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको हमें एक रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। वैसे हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9811196732। तो इस नंबर पर आप हमें एक व्हाट्सएप कर दीजिए, एक रिक्वेस्ट कर दीजिए कि यू वांट टू ज्वाइन सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट ब्रॉडकास्ट लिस्ट, तो हम आपको ऐड कर लेंगे अपनी लिस्ट में। और आप हमारा ये नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे तो आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, जो भी हम नोट्स वगैरह या जो भी नोटिफिकेशंस हम टाइम टू टाइम सेंड करते रहते हैं। राइट। और प्लीज़ ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि डेली बेसिस पर नोटिफिकेशंस आएंगे। हो सकता है 2 दिन 3 दिन कोई नोटिफिकेशन ना आए, क्योंकि एक बार हम नोट सेंड कर देंगे तो हम बार बार नोटिफिकेशन सेंड नहीं करते जल्दी से। ठीक। सबको डिस्टर्बेंस होती है उसके अंदर। आज जी हमारा कंपनी लॉ चल रहा था। तो जी कंपनी लॉ के अंदर हम लोग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कवर कर चुके थे लास्ट क्लास में। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ से। हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया। तो जी इंडिया में कंपनी लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया और क्या जर्नी रही पूरे कंपनी लॉ की, वो इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है जी। हाँ जी, हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया। तो जी कंपनी लॉ इन इंडिया किसने इंट्रोड्यूस किया था? कहता है जी ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने। ठीक। जो फर्स्ट कंपनी लॉ इंडिया में पास किया गया था वो किया गया था 1850 में। और इस कंपनी लॉ के पीछे बेस क्या था? कहता है जी जो इंग्लिश कंपनी लॉ था जो इंग्लैंड में पास हुआ था, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844। तो इस एक्ट के बेसिस पर इंडिया के अंदर 1850 में कंपनी लॉ लाया गया था। इसको जी अमेंड किया गया मेजरली 1857 में, फिर जी 1882 में। और जो ये अमेंडमेंट्स थी ये भी किस बेसिस पे थी? कहता है जैसे जैसे ये कंपनी लॉ इंग्लैंड वाला अमेंड होता गया वैसे वैसे इंडिया में भी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है। तो इंट्रोड्यूस किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने। आ जाइए जी। फिर जी जितनी सारी अमेंडमेंट्स हो गई थी उन सबको कंसोलिडेट किया गया और एक न्यू कंपनी लॉ पास किया गया 1913 में। ठीक। और ये जो नया कंपनी लॉ था ये भी मेजरली अमेंड किया गया, एक तरह से रिकास्ट किया गया इन 1936। और ये बेसिकली जो कंपनी लॉ था ये कंटिन्यू रहा टिल 1956 तक। ठीक। तो इसी कंपनी लॉ को अमेंड किया गया मेजरली 1936 में, लेकिन कहता है कंटिन्यू रहा आफ्टर अमेंडमेंट टिल 1956। अब जी 1956 की बात करें हम लोग तो इंडिया आज़ाद हो चुका था, ब्रिटिशर्स अपने घर जा चुके थे। राइट। तो जी जो इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, उसने एक कमेटी अपॉइंट करी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एच.सी. बाबा इन 1950। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। फिर जी ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक। तो जी एक कमेटी गठित की गई, अपॉइंट की गई। ठीक। किस लिए? कहता है टू वर्क ऑन द न्यू कंपनी लॉ अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। आज़ाद होने के बाद जो भी चेंजेस आए इंडियन ट्रेड में, इंडियन इंडस्ट्री में, इंडियन इकोनॉमी में, उसके बेसिस पर अब हमें नया कंपनी लॉ इंट्रोड्यूस करना था इंडिया में। तो जी उस पॉइंट ऑफ व्यू से 1950 में ही एक एच.सी. बाबा के चेयरमैनशिप में कमेटी को अपॉइंट किया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, कहता मार्च 1952 के अंदर। और इसी रिपोर्ट के बेसिस पर नया कंपनीज एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 1956, विच केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1956। ठीक है जी। और जो ये नया कंपनी लॉ था ना, कंपनीज एक्ट 1956, ये बहुत लंबा चला। अभी हमारे पास क्या है?
कंपनीज एक्ट 2013, तो ये 2013 तक चला। ठीक, और जो कंपनी लॉ है ये भी बेसिकली कहता है जो इंग्लैंड में कंपनी लॉ नया इंट्रोड्यूस किया गया था, इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1948, कहता है इस जो नए कंपनी लॉ के बेसिस पर ही इंडिया में, मतलब लार्जली फॉलोड बाय दिस न्यू कंपनी लॉ ऑफ इंग्लैंड। तो इंडिया के अंदर अगेन जो कंपनीज एक्ट 1956 आया वो भी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू कंपनी लॉ ऑफ इंग्लैंड, कंपनीज एक्ट 1948। ठीक, अब जी कंपनीज एक्ट 1956 तो बड़ा लंबा चौड़ा एक्ट था। कहता है इंडियन लेजिस्लेशन ने, मतलब पार्लियामेंट में इससे पहले इतना बड़ा एक्ट कोई पास किया ही नहीं था। तो इट वाज द लॉन्गेस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन एवर पास्ड बाय द पार्लियामेंट, कंसिस्टेड ऑफ 658 सेक्शंस एंड 15 शेड्यूल्स। ठीक है, टाइम टू टाइम जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज होती गई, जैसे जैसे ट्रेड इंडस्ट्री चेंज होती गई, जैसे जैसे लिबरलाइजेशन होता गया, ग्लोबलाइजेशन होता गया, टाइम टू टाइम कंपनीज एक्ट को भी अमेंड किया गया। और देखिए इतने सारे ईयर्स के अंदर अलग अलग अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई, तो बहुत बार अमेंड हुआ कंपनीज एक्ट 1956। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, आ जाओ जी, अब जो लेटेस्ट कंपनी लॉ है हमारे पास, कंपनीज एक्ट 2013, इसकी हिस्ट्री क्या है? तो जी कंपनीज एक्ट 1956 से लेकर 2013 तक चला, लेकिन कहता है भैया 2004 के आसपास ये महसूस होने लगा कि यार ये जो कंपनीज एक्ट है 1956 वाला, ये पुराना हो चुका है। अब जी इंडिया की पूरी इकोनॉमी चेंज हो चुकी है, काम करने का तरीका चेंज हो चुका है, फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आ चुके हैं, राइट। तो जी हमें एक नया कंपनी लॉ चाहिए विच इज़ इन लाइन विद द ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस एंड फास्ट चेंजिंग इकोनॉमी। एक ऐसा कंपनी लो जिसके अंदर काम ज़्यादा तेजी से हो, जो रूल्स है वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो, और हर टाइप की कंपनी का अलग से ख्याल रखा जाए, और जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की प्रोसीडिंग्स है या जो फॉर्मेलिटीज़ है कंपनी लो के अंदर, वो भी सारी लगभग कहते हैं ना ई गवर्नेंस पे डाल दी जाए, और ऑफिस में बैठे बैठे ही फॉर्म्स अपलोड हो जाए, अप्रूवल्स मिल जाए, और जो टाइमिंग्स हैं जहाँ पहले एक कंपनी को बनने में 30-30 दिन 40-40 दिन लग जाते थे, कहते हैं टाइमिंग को कम किया जाए, फॉर्मेलिटीज को कम किया जाए, आसान किया जाए चीज़ों को, फास्ट किया जाए चीज़ों को। ठीक, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए महसूस हुआ कि यार ये कंपनीज एक्ट 1956 सब पुराना हो गया, हमें नए कंपनीज एक्ट की जरूरत है। तो ये कॉन्सेप्ट पेपर इंट्रोड्यूस किया गया। कॉन्सेप्ट पेपर क्या का मतलब क्या होता है? जब भी नया कॉन्सेप्ट आता है मार्केट के अंदर जैसे कंपनीज के लिए न्यू कंपनी लॉ का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने की बात की गई, तो एक पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। हम कहते हैं जी कोरा कागज पब्लिक के सामने रख दिया गया कि जी आप भी इस कंसेप्ट के ऊपर अपनी राय दीजिए। कोरा कागज जिसे हम कहते हैं व्हाइट पेपर, ठीक है, कॉन्सेप्ट पेपर को दूसरे वर्ड्स में व्हाइट पेपर भी कहते हैं। तो हम कहते हैं जी ये कोरा कागज हमने पब्लिक के सामने रख दिया कि जी गवर्नमेंट ये सोच रही है, आप अपनी राय भी इसके ऊपर लिखिए, अपने दिल की बात भी इस कोरे कागज पर लिख दीजिए। ठीक, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अपनी बात भी लिख दीजिए। तो एक कॉन्सेप्ट पेपर इंट्रोड्यूस किया गया, एक्सपोज्ड फॉर द पब्लिक व्यूइंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि भाई जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो अपनी बात कहना चाहती है, जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट हो गया, ICAI हो गया, जनरल पब्लिक हो गया, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है वो नए कंपनीज एक्ट के ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रखे, अपनी ओपिनियंस भी दे। ठीक है, तो जी कॉन्सेप्ट पेपर के बेसिस पर या जो भी सजेशंस रिसीव्ड हुए, उन सजेशंस के बेसिस पर एक कमेटी दोबारा से गठित की गई, कॉन्स्टिट्यूट की गई। कब? 2 दिसंबर 2004 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ JJ ईरानी, डॉक्टर JJ ईरानी जो कि डायरेक्टर थे उस वक्त टाटा सन्स के। तो जी इनकी चेयरमैनशिप में भाई एक इंडस्ट्री का रिस्पेक्टेबल सीनियर एक्सपीरियंस पर्सन की चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी बनाई गई with the task of advising the government on the proposed revision to the Companies Act 1956 कि जी कंपनीज एक्ट 1956 में क्या क्या चेंजेस लाए जाने चाहिए। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कमेटी को इंट्रोड्यूस किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर JJ ईरानी। ये भाई साहब उस वक्त टाटा सन्स के डायरेक्टर थे। ठीक है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन कह सकते हैं हम, स्पेसिफिकली इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन।
तो जी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी गवर्नमेंट को 31 मई 2005 को। फिर जी रिपोर्ट के बेसिस पर कहता है एक रोड मैप तैयार किया गया फॉर ए फ्लेक्सिबल डायनामिक एंड यूजर फ्रेंडली न्यू कंपनी लॉ कि जी 1956 वाला जो कंपनी लॉ है उसके अंदर चेंजेस करने से काम नहीं चलेगा, हमें तो पूरा ही न्यू कंपनी लॉ चाहिए, एक ऐसा कंपनी लॉ जो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, ज्यादा डायनामिक हो, ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है, जिसके अंदर फॉर्मेलिटीज कम हो, जो काम करने के लिए टाइम पीरियड है वो कम कर दिया जाए, काम करने का तरीका आसान कर दिया जाए, तो सबके लिए कन्वीनियंट हो चीजें, ठीक है जी। तो जी एक एक्सपर्ट कमेटी, द एक्सपर्ट कमेटी हैड रिकमेंड दैट प्राइवेट एंड स्मॉल कंपनी, जो छोटी कंपनीज होती है स्पेसिफिकली, उनको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज दी जाए और ज़्यादा फ्रीडम दी जाए ऑफ ऑपरेशन, और जो उनके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस है, भाई कंपनी लोग में बहुत सारे कंप्लायंसेज हैं, तो जो प्राइवेट कंपनीज है, स्मॉल कंपनीज है, छोटी कंपनीज है, उनके सर पर कंप्लायंसेस का बाहर ज़्यादा ना डाला जाए, ऐसा ना हो ना कि वो लोग कंप्लायंसेस में उलझ के रह जाए और बिजनेस कर ना पाए, ठीक है। तो उनके लिए कंप्लायंसेस कम कर दिए जाए एट लो कॉस्ट, और जो हायर पब्लिक इंटरेस्ट वाली कंपनीज है, जिन कंपनीज में पब्लिक का ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनके लिए कंप्लायंसेस और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिए जाए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए जाए, ताकि वो किसी भी तरह से फ्रॉड ना कर पाए, अगर वो फ्रॉड करने की सोचे तो बहुत उनके ऊपर हैवी पेनल्टी हो, राइट, वो प्रॉपर डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करे और सारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लाई करे, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट कंपनीज और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी कमेटी ने कहा कि भैया इनको भी सेम पैरामीटर पे रखो ना, जैसे बाकी कंपनीज को डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, सारी चीजें गवर्नमेंट को बतानी होती है, तो गवर्नमेंट कंपनीज और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में भी कहता है सिमिलर पैरामीटर्स होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब इन कंपनीज को भी प्रॉपर डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे पब्लिक को, और प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना पड़ेगा, जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी, ठीक है। तो कुछ ये बेसिक चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई है आपके सिलेबस में, वैसे तो बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, और जी कुल मिलाकर जो रिपोर्ट थी जे ईरानी कमेटी की, तो उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर एक न्यू कंपनीज बिल ड्राफ्ट किया गया, कंपनीज बिल 2009। जब पहले लॉ बनाया जाता है तो जो ड्राफ्ट बनाया जाता है, ड्राफ्ट को हम क्या बोलते हैं, बिल। बेसिकली ये क्या है ड्राफ्ट, भाई अभी तो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जिसको हम लेजिस्लेशन के सामने रखेंगे, तो जी इस बिल को रखा गया लोकसभा के सामने, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राइट, ऑन 3 अगस्त 2009 को। चलिए जी, जब ये लोकसभा के सामने रखा गया तो फिर इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया, बिल को हर लॉ को एक बार स्टैंडिंग कमेटी के सामने भेजा जाएगा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने, कि भैया आप इसको एग्जामिन करो और अपनी तरफ से रिपोर्ट सबमिट करो कि जी इस बिल के अंदर क्या कमियां हैं, हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। तो जी जो स्टैंडिंग कमेटी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को दी ऑन 31 अगस्त 2010। अब जी उसके बेसिस पर सर्टेन अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए। अब हमारे पास जो इनिशियल ड्राफ्ट था ये वाला, इसमें चेंजेस आ चुके, तो जी वो जो चेंज ड्राफ्ट था उसको दोबारा से फिर कमेटी को भेजा गया, जे ईरानी कमेटी को, कि देखो जी हमने आपका जो ड्राफ्ट है वो अपनी स्टैंडिंग कमेटी को भेजा था पार्लियामेंट की, स्टैंडिंग कमेटी ने और ये चेंजेस इसके अंदर रिकमेंड करे हैं तो हमने वो भी इनकॉर्पोरेट कर दिए, तो अब ये आपका जो ड्राफ्ट है वो अमेंड हो चुका है, आप इसे दोबारा से देख लीजिए और देख लीजिए इसके अंदर कुछ और अमेंडमेंट्स की जरूरत हो तो वो बता दीजिए। तो कुल मिलाकर ये सिलसिला चलता रहा, और फिर जी जो अमेंडेड बिल है उसको लोकसभा में पास किया गया ऑन 18 दिसंबर 2012 को, और राज्यसभा में पास हो गया, अपर हाउस में पास हो गया 8 अगस्त 2013 को, इसलिए इसे बोला जाता है कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है जी। बिल को जो रीटाइटल किया गया था वो कंपनीज बिल 2012 किया गया था, वो तो बिल था ना, लेकिन एक्चुअल में एक्ट कब बना 2013 में, तो इसलिए कंपनीज एक्ट 2013। हाँ जी, तो फाइनली जो हमारे पास कंपनीज बिल 2012 था, क्योंकि 2012 तक उसके अंदर जो भी अमेंडमेंट्स आई थी
जो वो अल्टर्ड ड्राफ्ट बन चुका था 2012 तक, वही तो 18 दिसंबर 2012 को लोकसभा में पास किया गया था। तो इसलिए बिल का नाम रख दिया गया अब कंपनीज बिल 2012। वो फाइनली बन चुका था एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, और प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए होती है, जो कि मिल चुकी थी ऑन अगस्त 29 2013। और ये जो हमारे पास एक्ट है, इट वाज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑन 30/8/2013। ठीक, तो जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई तो हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक्ट नोटिफाई हो गया था। एक्ट के अलग अलग सेक्शंस अलग अलग डेट पर नोटिफाई किए गए। वही पुराने लोगों को धीरे धीरे हटाया गया और नए लोगों को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसा नहीं है ना पुराने लोगों को एकदम से पूरा हटा देंगे और नए लोगों को पूरा एक साथ ले आएंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। जो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, इसे हम ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, पुराने से नए में स्विच होने का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, दैट मस्ट बी सुटेबल, ताकि सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ऐसा नहीं होता कि भाई हाँ, कुछ लॉज के केस में पॉसिबल है कि पूरे लॉ को एक साथ रिपील कर दे और नए लॉ को ले आए एक साथ, लेकिन कहता है कंपनी लॉ के केस में चीज़ पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी कंपनीज, मान के चलो ये कंपनीज एक्ट 1956 है, इसके अंदर हजारों कंपनीज इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में होगी, हजारों कंपनीज कंप्लायंस प्रोसेस में होगी। तो ऐसा तो नहीं एकदम कह देंगे भैया ये तो खत्म हो गया, अब आपको दोबारा से सब कुछ कंपनीज एक्ट 2013 में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, राइट। तो धीरे धीरे इसे रिपील किया गया, धीरे धीरे इसे इसके सेक्शंस को अनेक्ट किया गया। और वैसे भी नए लॉ को अनेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसीजरल जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लाई करने होते हैं, राइट। जैसे कि इस एक्ट के अंदर कहा जी एनसीएलटी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो जी एनसीएलटी के लिए प्रोविजंस बनाने थे, फिर जी एपलेट ट्रिब्यूनल के लिए प्रोविजंस बनाने थे, तो सारी चीज़ करने में टाइम लगता है। तो धीरे धीरे एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। तो आप बहुत सारे सेक्शंस के आगे देखेंगे विद इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट, इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा एक्ट 30 अगस्त 2013 को इफेक्टिव हो गया था, नहीं जी। इनफैक्ट सिर्फ सिंगल सेक्शन 1 ही इफेक्टिव हुआ था, बाकी के सेक्शंस धीरे 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 इफेक्टिव किए गए, ठीक है। और कंपनीज एक्ट 2013 भी मेजरली 3 बार अमेंड हो चुका है, 2015 के अंदर, 2017 के अंदर, 2019 के अंदर 3 बार मेजर अमेंडमेंट्स आ चुकी है। और जब मेजर अमेंडमेंट्स आती है तो उन्हें नाम दिया जाता है कैसे, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। लेकिन वो सारे एक्ट इंडिविजुअली किस चीज के लिए होते हैं, मेन एक्ट को अमेंड करने के लिए। उनका रोल कितना होता है, सिर्फ मेन एक्ट को अमेंड करना, ठीक है जी। तो इसके ऊपर एमसीक्यूज काफी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इंडिया में कंपनी लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया था, फिर जी हमारे पास जो कंपनीज एक्ट 1913 था वो मेजरली कब रिकास्ट हुआ था, ठीक है। कंपनीज एक्ट 1956 के लिए कौन सी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, कंपनीज एक्ट 1956 कब से इफेक्टिव हुआ था, फिर जी कंपनीज एक्ट 2013 के लिए कौन सी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ठीक है। और कब से इफेक्टिव हुआ था कंपनीज एक्ट 2013, तो कौन सी डेट को राज्यसभा में पास हुआ था, कौन सी डेट को लोकसभा में पास हुआ था, तो वो डेट्स इंपॉर्टेंट है हमारे पास एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आ जाइए जी, ये सारी चीज मैंने यहाँ पर आपको दी हुई है नोट्स के अंदर, देख लीजिएगा। उसके अलावा जी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मैंने यहाँ पर भी हाईलाइट कर दिया है कि लोकसभा में कब पास हुआ था, राज्यसभा में कब पास हुआ था, प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी, नोटिफाइड कब हुआ था, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, टोटल चैप्टर्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। तो ये सारी चीजें एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जी सेक्शन 1 क्या है, बेसिकली मैंने आपको शायद जो सबसे पहली क्लासेस हमने ली थी लीगल एप्टीट्यूड की, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हर एक्ट में जनरली सेक्शन 1 क्या होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। शॉर्ट टाइटल का मतलब नेम ऑफ द एक्ट, एक्सटेंट का मतलब कि भैया कहाँ पर एप्लीकेबल है, राइट, एरिया, बेसिकली एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी कि कौन कौन से एरिया में एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है या कोई स्पेसिफिक ऐसा स्टेट है, स्पेसिफिक ऐसी यूनियन टेरिटरी जहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, राइट।
कमेंसमेंट कब से स्टार्ट होगा, और एप्लीकेशन मतलब किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, कौन कौन सी एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल है। तो जी सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013, तो दिस इज द शॉर्ट टाइटल। फिर जी एक्सटेंड कहता है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, मतलब कोई स्पेसिफिक स्टेट को एग्जम्पशन नहीं दे रखी है, किसी यूनियन टेरिटरी को एग्जम्पशन नहीं दे रखी है। तो चाहे किसी भी स्टेट में कंपनी बनी हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी में कंपनी बनी हो, इंडिया में कोई भी कंपनी बनी हो, कहता है उन सारी कंपनीज पर एप्लीकेबल है। ठीक है, दिस सेक्शन शेल कम इनटू फोर्स एट वंस, तो ये वाला सेक्शन तो इमीडिएटली एप्लीकेबल हो गया था, इमीडिएटली एप्लीकेबल हो गया था जैसे ही प्रेसिडेंट की असेंट मिली। ठीक, एंड रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। ठीक है, तो डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट डेट अपॉइंट की जा सकती है, स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखा हुआ है, और जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग सेक्शंस अलग अलग डेट को ही नोटिफाई हुए थे। अब ये एप्लीकेबिलिटी कहता है एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो प्रीवियस कंपनी लॉ में जो भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई थी, चाहे वो कंपनीज एक्ट 1956 वाले कंपनी लॉ में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, या कंपनीज एक्ट 1913 वाले कंपनी लॉ में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, कहता है वो सारी कंपनीज मान के चला जाएगा कि इस एक्ट में बनी है, और उन सारी कंपनीज के ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल है, प्लस इस एक्ट में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होएगी उसके ऊपर तो ये एक्ट एप्लीकेबल है ही। उसके अलावा जी इंश्योरेंस कंपनी जो कि बेसिकली इंश्योरेंस एक्ट के अंदर बनाई जाती है, कहता है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है एक्सेप्ट। अब देखिए इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर इंश्योरेंस एक्ट लगता है, प्लस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब IRDA एक्ट लगता है। कहता है इंश्योरेंस एक्ट में अगर कुछ दिया हुआ है जो कि इस एक्ट के प्रोविजंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, या फिर IRDA के अंदर कुछ दिया हुआ है जो कि इस एक्ट के प्रोविजंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, उस केस में तो भैया ये इंश्योरेंस एक्ट या IRDA एक्ट की बात माननी है इंश्योरेंस कंपनी को। बाकी सारे जो प्रोविजंस है वो कंपनी लॉ के एप्लीकेबल होंगे, राइट। वो एक सिंपल सी चीज है, हमने कहा जी एक तो जनरल लॉ है जो कि सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, और हमने कहा जी एक स्पेसिफिक लॉ है, लेट्स से इंश्योरेंस एक्ट या फिर ठीक है, जो कि सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कहता है जी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। अब ये इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ये तो एप्लीकेबल हो ही गया कंपनीज एक्ट 2013, और ये वाले एक्ट के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल है। कहता है इंश्योरेंस कंपनी को पहले इनकी बात माननी है, इनकी बात तो काटनी ही नहीं है क्योंकि ये एक्ट स्पेसिफिकली इस कंपनी के लिए बनाए गए हैं, तो इनकी बात तो काटनी ही नहीं है। इनकी बात को पूरे करते हुए कंपनी लॉ के प्रोविजंस भी कंप्लाई करने हैं। अगर कोई ऐसी बात है जो कि यहाँ पर डिफरेंटली बता रखी है और कंपनी लॉ में डिफरेंटली बता रखी है तो फिर इसे कंप्लाई करना है। अगर कोई चीज स्पेसिफिकली जैसे मान के चलिए बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट 2013 में भी बताया हुआ है कि जी कैसे आपको बैलेंस शीट किस बेसिस पर बनानी है, राइट। और मान के चलो यहाँ पर भी बताया हुआ है, लेट्स से डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट 2013 में भी बताया हुआ है, और लेट्स से यहाँ पर भी बताया हुआ है। अब जी यहाँ पर जो बताया हुआ है, इन्होंने कहा जी आप इस पर किसी पर्टिकुलर केस में 15% डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, ठीक। कंपनी लॉ ने उसी केस के अंदर क्या रखा है जी 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो उस केस में कहता है इंश्योरेंस कंपनी को इस एक्ट की बात माननी पड़ेगी, ठीक। लेकिन जहां कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है वहां पर कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस भी कंप्लाई करने पड़ेंगे। आगे बात समझ में। इसी तरह बाकी सारी कंपनीज भी कहता है बैंकिंग कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है, लेकिन बैंकिंग कंपनीज के ऊपर एक स्पेसिफिक एक्ट और भी है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949।
तो जी अगर कोई चीज स्पेसिफिकली बता रखी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में तो वो कंप्लाई करो, अदरवाइज आपको कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस कंप्लाई करने ही पड़ेंगे। इसी तरह जो हमारे पास पावर जनरेशन कंपनी है, कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहता है उनके ऊपर एप्लीकेबल है कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन ऐसी कंपनीज के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो जी अगर इस स्पेसिफिक एक्ट में कुछ बता रखा है तो उसे तो कंप्लाई करना ही करना है, उसके अलावा बाकी सारी बात कंपनीज एक्ट 2013 की कंप्लाई करनी है। ठीक है, कहता है एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। तो जी चाहे कोई भी कंपनी हो उसके लिए कोई भी स्पेशल एक्ट बना रखा हो, कहता है वो स्पेशल एक्ट की बात मानो लेकिन कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल है। जहां पर दोनों लॉ के प्रोविजंस आपस में कंफ्लिक्ट कर रहे हैं तो उस केस में वो स्पेशल एक्ट की बात मानो। ठीक है जी। फर्दर कहता है सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन एडॉप्शन एज द केस में बी। तो जी बॉडी कॉर्पोरेट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। बॉडी कॉर्पोरेट्स का मतलब कोई ऐसी कॉर्पोरेशन विच इज स्पेसिफिकली एस्टेब्लिश्ड अंडर अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। जैसे कि LIC क्या है एक, कहता है जी बॉडी कॉर्पोरेट। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिकली इंश्योरेंस एक्ट में एस्टेब्लिश्ड है। लेकिन हमने कहा ना कि भैया इवन इंश्योरेंस कंपनी को कंपनी लॉ कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस एक्ट और कंपनी लॉ के प्रोविजंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो इंश्योरेंस एक्ट की बात मानिए, अदरवाइज कंपनी लॉ के प्रोविजंस कंप्लाई कीजिए। ठीक है, तो जी इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, पावर जनरेशन कंपनीज है, एनी अदर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल प्रोविजन या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, उन सब के ऊपर एप्लीकेबल है। बस दिमाग में ये रखना है कि अगर उनके लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया है तो स्पेसिफिक एक्ट की बात माननी है और उसकी बात मानते हुए कंपनी लॉ की बात भी माननी है। तो एक तरह से कह सकते हो टीचर ने होमवर्क दे रखा है वो तो करना ही करना है, लेकिन वो होमवर्क करते हुए मम्मी की बात भी माननी है। ठीक, अगर कहता है टीचर के बताए गए होमवर्क का जो टाइम है और मम्मी ने कोई काम दे रखा है उसका टाइम है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो भैया टीचर का काम पहले है, बाद में घर के जनरल काम है। ठीक है जी। आज ये एक टॉपिक और आपकी बुक में दे रखा है इलीगल एसोसिएशन, लेकिन आपकी बुक में छोटा सा दे रखा है। मैं इसे थोड़ा डीपली आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। हाँ जी, प्रोहिबिशन ऑफ एसोसिएशन और पार्टनरशिप ऑफ पर्संस एक्सीडिंग सर्टेन नंबर, सेक्शन याद रखिएगा 464। हमने सबसे पहली क्लास में क्या डिस्कस किया था, कंपनी का मतलब क्या है। कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी, ये कंपनी क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी लॉ। तो ये अल्टीमेटली एवरी कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक, जब वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो हम उसे क्या कह देते हैं, कंपनी। मतलब लीगली उसे कंपनी कहा जा सकता है और एज कंपनी वो काम कर सकती है। जो जो पावर्स कंपनी के पास है वो पावर्स यूज करके वो एसोसिएशन काम कर सकती है। ठीक, लेकिन एक्चुअल में हर कंपनी क्या है, कहता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप भी तो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं। पार्टनरशिप भी तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही है, राइट। बट कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन पार्टनरशिप है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास ट्रू टेस्ट क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। ट्रू टेस्ट क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। कहता है अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं और उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है, मतलब वो एक दूसरे के एजेंट भी है और एक दूसरे के प्रिंसिपल भी है, तो हम कहेंगे कि वो एक्चुअल में पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो हम उन्हें सिर्फ एसोसिएशन ऑफ पर्सन का नाम देंगे। तो कुल मिला के जी जहां भी दो या दो से ज्यादा लोग काम करेंगे वो क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवा लिया जाएगा तो कंपनी कहलाएगी। अगर उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं करवाया जाएगा लेकिन म्यूचुअल एजेंसी होगी लोगों के बीच में तो पार्टनरशिप कहलाएगी।
कहता है अगर ना म्यूचुअल एजेंसी होगी ना कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाएगी सिंपल, या फिर अगर एचयूएफ के फॉर्म में काम कर रही है वो तो एचयूएफ कहलाएगी। है क्या सारी की सारी, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब क्या है कि जहां पर सोचकर समझकर दो या दो से ज्यादा लोग आपस में एसोसिएट होते हैं फॉर अ कॉमन पर्पस टू क्रिएट प्रॉफिट, मेनली टू क्रिएट प्रॉफिट, राइट, उसे क्या कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब जी लॉ ने कहा कि भैया आप एज पार्टनरशिप काम कर रहे हो या एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन काम कर रहे हो, तो यहां पर हम आपको लिमिट बता रहे हैं। इन दो केसेस में हम क्या बता रहे हैं आपको, लिमिट किस चीज की, कहता है लिमिट ऑन द मेंबरशिप। मेंबरशिप की लिमिट बता रहे हैं कि जी इतने से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। कितने से ज्यादा लोग, कहता है जी 50। कितने से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, कहता है जी 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। मतलब अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन के तौर पे काम कर रहे हो तो 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते इकट्ठे। अगर आप 50 से ज्यादा हो, मान के चलो 51 हो, जो कि या तो पार्टनरशिप के फॉर्म में काम कर रहे हो या एसोसिएशन ऑफ पर्सन के फॉर्म में काम कर रहे हो, तो भैया आप अपने आप को एज कंपनी रजिस्टर करवाइए, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। आप अपने आप को एज कंपनी कंपनी लॉ में रजिस्टर करवाइए, अपनी इस एसोसिएशन को, अपनी पार्टनरशिप को या अपनी एसोसिएशन को एज कंपनी रजिस्टर करवाइए कंपनी लॉ में। अगर आपने ऐसा नहीं करवाया और आप 50 से ज़्यादा लोग बिना अपने आप को कंपनी लॉ में रजिस्टर करवाए काम करते रहे, तो जी हम आपकी इस पार्टनरशिप को, इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को इल्लीगल डिक्लेयर कर देंगे। इलीगल डिक्लेयर कर देंगे और फिर आपकी इस एसोसिएशन को, आपकी इस पार्टनरशिप को लॉ की कोई हेल्प नहीं मिलेगी। कोई हेल्प नहीं मिलेगी क्या मतलब है, मतलब अगर किसी ने आपके पैसे मार लिए तो भैया आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते जी हमारे पैसे दिलवा दो। क्यों, कोर्ट कहेगी यू आर इलीगल एंटिटी, हमारी नजरों में आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हम आपकी मदद कैसे करें। बात समझ रहे हो। तो जी एक लिमिट बताई गई इन केस ऑफ पार्टनरशिप, इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा एचयूएफ के केस में कोई लिमिट नहीं बताई गई। कहता है अगर एचयूएफ इंडिविजुअल काम कर रही है तो भैया एक ही फैमिली के मेंबर तो है। अब एक ही फैमिली के 10 मेंबर भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। कहता है इंडिविजुअली वर्क कर रही है एचयूएफ तो नो लिमिट। इंडिविजुअली वर्क कर रही है तो नो लिमिट, करती रहे काम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन कहता है अगर एचयूएफ के केस में इंडिविजुअली कहता है एचयूएफ के केस में अगर पार्टनरशिप करी, पार्टनरशिप कैसे, कहता है एचयूएफ प्लस एचयूएफ, दो एचयूएफ मिलके काम कर रही है, तीन एचयूएफ मिलके काम कर रही है, चार एचयूएफ मिलके काम कर रही है। कहता है फिर एचयूएफ कहाँ रहेगी, फिर तो क्या बन गई, पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप बन गई तो भैया फिर एप्लीकेबल हो जाएगा ये वाला सेक्शन, और उस केस में आपको ध्यान रखना है कि 50 से ज्यादा मेंबर ना हो, नॉट मोर देन 50 मेंबर्स। अगर 50 मेंबर्स हैं, 50 मेंबर्स से ज्यादा हैं, तो भैया एज कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवाइए, वरना इस एसोसिएशन को, पार्टनरशिप को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। कहता है हाँ एचयूएफ में तो क्या होता है, माइनर भी मेंबर कंसीडर किया जाता है। एचयूएफ केस में तो इवन माइनर मेल मेंबर भी कंसीडर किया जाता है। कहता है हाँ जब आप एचयूएफ की बात कर रहे हो तो मान के चलो भैया इसके है 25 मेंबर्स, इसके है लेट से 31 मेंबर, टोटल कितने हो गए। कहता है जी टोटल तो हो गए 51 मेंबर्स, मतलब मोर देन 50 हो गए। कहता है एक्सक्लूड माइनर, माइनर्स को एक्सक्लूड कर दो। जब आप ये काउंट करोगे कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, जिसे हम बोलते हैं कि जब आप रिकॉन करोगे कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो एक्सक्लूड माइनर।
कहता है जी इसके अंदर 2 माइनर मेंबर्स थे, इसके अंदर 1 माइनर मेंबर था, हाँ तो उनको एक्सक्लूड कर दो, तो इसके 24 गुनो इसके 29 मेंबर्स काउंट करो, अब देखो टोटल कितने हो गए। ठीक है, अच्छा ये 25 31 ज्यादा हो रहे थे पहले भी, इसको 26 कंसीडर करते हैं ना, तब 51 बैठेंगे, राइट। तो इसके भैया आप 24 गिनो और इसके भी 24 गिनो, तो अब देखो कितने हुए। कहता जी अब तो एक्सक्लूड कर दिया माइनर को, अब तो रह गए 48। तो कोई नहीं, आप काम करते रहिए, आपको एज कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग मोर देन सच नंबर ऑफ पर्संस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल बी फॉर्म्ड। कहता है ना कोई एसोसिएशन बनेगी ना पार्टनरशिप बनेगी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस दैट हैज फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द एक्विजिशन ऑफ गेन बाय द एसोसिएशन और पार्टनरशिप और बाय द इंडिविजुअल मेंबर्स देयरऑफ। तो कहता है ये जो हमने लिमिट लगाई है कि 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, ये सिर्फ किस टाइप की पार्टनरशिप या किस टाइप की एसोसिएशन के ऊपर लिमिट है, विच इज क्रिएटेड फॉर मेकिंग प्रॉफिट, विच इज क्रिएटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गेन। कहता है जनसेवा के लिए चाहे 1000 लोग इकट्ठे हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जनसेवा के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, दान पुण्य करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, अगर गेन एक्वायर करने के लिए इकट्ठे हो रहे हो तो हम मानेंगे बिजनेस एक्टिविटी के लिए इकट्ठे हो रहे हो, तब हमने ये लिमिट एप्लीकेबल कर दी है कि 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। अगर 50 से ज्यादा लोग हैं तो गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज कंपनी अंडर कंपनी लॉ। ठीक है, तो क्लियर कट लिखा है कि नो एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एज कंपनी। ठीक है, नो एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन सच नंबर ऑफ पर्संस। भैया सच नंबर ऑफ पर्संस कितने? कहता है जी सेक्शन में तो लिखा हुआ है 100, सेक्शन में कितना लिखा हुआ है कि 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन साथ में ये लिख दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट 100 से कम करना चाहे, बताना चाहे तो बता सकती है। तो जी रूल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने बताया, रूल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा 50। तो हमें क्या दिमाग में रखना है कि नॉट मोर देन 50 पर्संस। कौन सा रूल है? रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। ये इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, एटलीस्ट सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट लेवल पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये फिगर। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये लिमिट किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप। ठीक है जी। कहता है एचयूएफ केस में एचयूएफ कैन कैरी ऑन द बिजनेस इवन इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर देन 50, बट कहता है लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा इफ 2 और मोर एचयूएफ कैरी ऑन द बिजनेस इन पार्टनरशिप। फिर एचयूएफ कहां रही, फिर तो पार्टनरशिप हो गई। तो उस केस के अंदर अगर 50 से ज्यादा मेंबर्स हो गए तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है, मतलब गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, बट यू कैन इग्नोर माइनर मेंबर्स while counting the number of members in such partnership of HUF। ठीक है जी। कहता है अगर नहीं किया ऐसा, अच्छा कोई ऐसी एसोसिएशन है या पार्टनरशिप है विच इज क्रिएटेड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, तो उस केस में भी एग्जम्पशन है। HUF इंडिविजुअली काम कर रही है तो एग्जम्प्टेड, ये एक्ट, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। कोई ऐसी एसोसिएशन है या पार्टनरशिप है जो कि स्पेसिफिक किसी एक्ट में क्रिएट की गई है तो वहां भी एग्जम्प्टेड है, जैसे कि एलएलपी। एलएलपी क्या? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लेकिन एलएलपी एक्ट है हमारे पास बकायदा, एलएलपी एक्ट में एक स्पेशल एक्ट में एलएलपी क्रिएट की जाती है। तो कहता है एलएलपी के केस में भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या एलएलपी के केस में मोर देन 50 मेंबर्स हो सकते हैं? यस, एलएलपी के केस में मोर देन 50 मेंबर्स हो सकते हैं, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है जी। पनिशमेंट बता रखी है कि बेटा अगर 50 से ज्यादा हो गए और अपने आप को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं करवाया एज कंपनी, तो एवरी मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन या सच पार्टनरशिप shall be punishable with the fine which may extend to 1 lakh rupees
and shall also be personally liable for the liabilities incurred in such business। तो हर मेंबर के ऊपर 1 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है और उस एसोसिएशन या पार्टनरशिप की सारी लाइबिलिटी के लिए इंडिविजुअली किसी भी मेंबर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है। फर्दर कहता है अगर आपकी एसोसिएशन इलीगल है एज पर दिस सेक्शन, तो भैया लॉ उस एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। कोर्ट में जाओगे, लॉ कहेगा मुझे दिखाई नहीं दे रहे जी आप, क्यों? क्योंकि लॉ की नजरों में तो आप हो ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, तो लॉ आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कैनॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कौन एंटर कर सकता है? जो लॉ की नजरों में एग्जिस्ट करता है। कैनॉट सू एनी मेंबर और आउटसाइडर नॉट इवन इफ द कंपनी सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड। cannot be sued by a member or an outsider for the recovery of debt, cannot be wound up by an order of the court, तक कोर्ट की नजरों में हो ही नहीं। ठीक है, कहता कोर्ट की नजरों में हो ही नहीं। फॉर इफ इट डिड, अगर कोर्ट ने आपकी किसी भी बात की सुनवाई करी तो भैया कोर्ट एक इलीगल एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज करने का काम कर देगी। तो कोर्ट की नजरों में आप हो ही नहीं, तो आपको कोई भी ऐसा राइट नहीं मिलेगा जो कि लीगली किसी पर्सन के पास होता है। ना आपके ऊपर कोई केस फाइल कर सकता, ना आप किसी के ऊपर केस फाइल कर सकते, ना आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते, ना आप किसी से पैसे रिकवर करने के लिए केस फाइल कर सकते, कुछ नहीं। ठीक है जी। तो ये 3 टॉपिक ऐसे थे जो कि इस क्लास में कवर करना चाह रहा था। छोटी सी क्लास है ये, हम यहाँ पर इस क्लास को इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होने जा रहा है टाइप ऑफ कंपनीज, वो एक एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है और वो क्लास भी थोड़ी सी लेंथी लगेगी मेरे ख्याल से, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द टाइप ऑफ कंपनीज। अब यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट हो इलीगल एसोसिएशन से रिलेटेड या फिर कंपनी लॉ की हिस्ट्री से रिलेटेड, तो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, नोट्स मैंने जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसमें ऑलरेडी सेंड कर दिए ये वाले, और जो और मेंबर्स जो होते रहेंगे हम दोबारा सेंड करते रहेंगे। चलिए जी, टेक केयर।